Subscribe to Soon Academy and Soon Academy UPSC and press the bell icon to get our regular notifications. वेलकम टू सून एकेडमी। जैसा कि हम लोग भारत के इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिए, आज की क्लास में हम भारत के भौतिक प्रदेश यानी फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया इससे रिलेटेड जो है तथ्य को पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लगभग परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर के क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको भारत का मानचित्र दिखाई दे रहा है कि नहीं? ठीक, तो यहाँ पे हमें फिजिकल रीजन के बारे में पढ़ना है। तो आप जान रहे हैं कि हम जानते हैं कि भारत में जो भारत की जो भूगर्भिक संरचना है उसमें विविधताएं हैं। ठीक है, तो विविधताएं हैं जैसे कि ये यहाँ के स्थलाकृति को लेकर के है। ठीक, जैसे यहाँ देखने के लिए मैदानी भाग भी मिल जाएंगे, पठारी क्षेत्र भी मिलेंगे, पहाड़ी क्षेत्र मिल जाएंगे। ठीक है, तो और कुछ तटीय क्षेत्र भी हैं, इस तरीके से ऊंचे पर्वत श्रेणियाँ भी हैं, तो विविधताएं देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, तो आज उन्हीं से जुड़े हुए तथ्यों को हम इस क्लास में समझेंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत का जो भारत देश है, ठीक है, इसको कुल कितने जो है भौतिक प्रदेशों में या भू आकृतिक खंडों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, भारत को कुल कितने भू आकृतिक खंडों में बांटा गया है। ठीक है, प्राकृतिक संरचना की दृष्टि से भू आकृतिक खंड, भारत को कितने भू आकृतिक खंडों में बांटा गया है। ठीक है, तो जैसा कि हम समझ रहे हैं, यहाँ पे समझते हैं कि उत्तर का जो क्षेत्र है, उत्तर भारत का जो क्षेत्र है, ठीक है, उत्तर भारत का क्षेत्र, यहाँ पे सबसे उत्तर में क्या है? पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। सबसे उत्तर में क्या है? पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। ठीक है, जनरली हिमालय पर्वत श्रेणी का विस्तार है, हिमालय के नाम से जाना जाता है, यानी कि उत्तर की पर्वतमाला। उत्तर में क्या है? उत्तर की पर्वतमाला यानी पर्वत श्रेणी का विस्तार है। तो एक तो आपका पहला पॉइंट यही हो जाएगा, उत्तर तथा उत्तर पूर्व की पर्वतमाला, उत्तर तथा उत्तर पूर्व की पर्वतमाला। ठीक है, दूसरा क्या हो गया? सबसे उत्तर में पर्वत श्रेणी का विस्तार है, उसके बाद उत्तर से दक्षिण हम बढ़ रहे हैं, उसके बाद पर्वत श्रेणियों के दक्षिण का जो क्षेत्र है उसे हम क्या कहते हैं? मैदानी क्षेत्र कहते हैं, यानी उत्तरी मैदान कहते हैं। ठीक है, उत्तरी मैदान। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आपका क्या आ जा रहा है? जो दक्षिण में, यानी कि ये जो पोर्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। ये क्या है? प्रायद्वीपीय पठार हो गया। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार हो गया। उसके बाद क्या है? कुछ मरुस्थलीय क्षेत्र भी है कि नहीं? यानी उत्तर पश्चिम में जो है मरुस्थलीय क्षेत्र, कुछ मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, तो हम कहेंगे भारतीय मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल। ठीक, उसके बाद और क्या हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा? तटीय मैदान, कुछ तटीय दोनों किनारों पे, प्रायद्वीपीय भारत में तटों पर जो है कुछ मैदानी भाग का विकास हुआ है, यानी मैदान का विकास हुआ है। तो आपका अगला पॉइंट हो जाएगा तटीय मैदान। ठीक है, और लास्ट एक आपका जो ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा वो क्या मिलेगा? द्वीपीय क्षेत्र या द्वीप समूह, है कि नहीं? द्वीपीय क्षेत्र, ठीक है, या द्वीप समूह। तो इस तरीके से भारत को इतने भू आकृतिक खंडों में बांटा गया है कि नहीं? ये भारत के भू आकृतिक खंड है, समझ में आ रहा है ना? सबसे उत्तर में क्या है? पर्वतमाला है, उसके बाद क्या है? मैदानी भाग का विस्तार है। ठीक है, उसी मैदानी भाग में जो पश्चिमी क्षेत्र में जो है हमें मरुस्थलीय क्षेत्र देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, दक्षिण में प्रायद्वीपीय, ये जो क्षेत्र है इसे प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जानता है, यानी प्रायद्वीप का विकास हुआ, प्रायद्वीप का विकास है, प्रायद्वीपीय संरचना देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, तटों पर पूर्वी तट और पश्चिमी तट, यानी पूर्व और पश्चिम, प्रायद्वीप के पूर्वी और पश्चिमी भाग में जो है तटीय मैदान का विकास हुआ है, समझ में आ रहा है ना? और कुछ द्वीपीय क्षेत्र हैं, जैसे इधर लक्षद्वीप और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं, है ना? तो ये हैं भारत के भू आकृतिक खंड।
तो हमें एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझना है ना। अब यहाँ पे एक बात आती है उच्चावच की, एक शब्द आता है उच्चावच, उसको थोड़ा सा हम समझते हैं। थोड़ा सा फिजिकल ज्योग्राफी का टर्म्स है, ज्योग्राफी में शब्दों को जानना बहुत जरूरी है ना। शब्द का ज्ञान मतलब किसको किस नाम से क्या उसका सिंबल है, कैसे हम उसको समझेंगे, उसको ध्यान देना। उच्चावच, अब देखिए, तो अभी मैंने बताया कि भारत में क्या है, विविधताएं हैं देखने के लिए मिलती हैं, है ना। तो विविधताओं में के आधार पर, विविधता होने के नाते विविधताओं के आधार पर यहाँ पर निम्न प्रकार के उच्चावच देखने के लिए मिलते हैं। जैसे उच्चावच में क्या क्या आपको देखने के लिए मिलेगा भारत में, पर्वतीय क्षेत्र मिल जाएगा, पर्वतीय क्षेत्र मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है। दूसरा क्या मिल जाएगा, पहाड़ियाँ मिल जाएंगी, क्या मिल जाएंगी, पहाड़ियाँ मिल जाएंगी। तीसरा आपको क्या मिल जाएगा, मैदानी भाग मिलेगा, मैदानी क्षेत्र मिल जाएगा, ठीक है। और मैदानी क्षेत्र के बाद और आपको यहाँ पे क्या होगा, पठारी क्षेत्र भी आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा, पठारी क्षेत्र देखने के लिए मिलेगा, है नहीं। पर्वतीय क्षेत्र, पहाड़ी, मैदानी क्षेत्र और पठारी क्षेत्र, ठीक है। ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारे लिए क्या है, उतने ही इंपॉर्टेंट है जैसे एक एक करके हमें चीजों को समझना है। अब यहाँ से देखिए, आपके मन में बात आ रही होगी उच्चावच का, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि जो पृथ्वी पर जितने प्रकार के स्थलाकृति आपको देखने के लिए मिलती है, कहीं आपको ऊंची पहाड़ियां मिलती हैं, तो कहीं गहरी खाई देखने के लिए मिलती है, तो कहीं जलीय क्षेत्र देखने के लिए मिलता है, कहीं छोटा जलीय क्षेत्र देखने के लिए मिलता है, तो कहीं बड़ा जलीय क्षेत्र देखने के लिए मिलता है, कहीं मैदानी भाग यानी समतल प्लेन देखने के लिए मिलता है कि नहीं। तो समतल प्लेन क्षेत्र, समतल क्षेत्र देखने के लिए मिलेगा तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये मैदान, ये मैदानी क्षेत्र है कि नहीं। पहाड़ी कम ऊंची, ठीक है, पहाड़ियां मिलेंगी, कुछ ऐसा स्थलाकृति मिलेगी जिसकी कुछ ऊंचाई होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, पहाड़ी कहेंगे। अधिक ऊंचे ऊंचे स्थलाकृति मिलेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, पर्वत श्रेणी, पर्वत का कॉन्सेप्ट कहेंगे, बड़ी ऊंची चोटियां कहेंगे। बातें समझ में आ रही है ना। क्षेत्र, जलीय क्षेत्र यानी गहरा क्षेत्र मिल रहा है, वहां पे हम खाई कह रहे हैं उसको, ठीक है। सागरीय क्षेत्र कह रहे हैं, महासागरीय क्षेत्र कह रहे हैं। तो ये सब क्या है, उच्चावच है। पृथ्वी पर जितने प्रकार की संरचनाएं देखने के लिए मिलती हैं, इसे हम क्या नाम देते हैं, ये सब उच्चावच होते हैं। समझ में आ रहा है। उनको भी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, उच्चावच को क्या किया गया है, अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है कि नहीं प्रथम श्रेणी का उच्च, क्वेश्चन पूछा जाता है, आया हुआ एग्जाम में, है कि नहीं, कि पृथ्वी पर जो है प्रथम श्रेणी के उच्चावच में किसको आप मेंशन करते हैं, तो महासागरीय क्षेत्र, ठीक है। महासागरीय क्षेत्र जो है ये प्रथम श्रेणी का उच्चावच है। या जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं यानी पर्वत श्रेणियों का जो समूह होता है, पर्वतों का जो समूह होता है, उसे हम प्रथम श्रेणी का उच्चावच कहेंगे। समझ है। इसी तरीके से पहाड़ियों को हम क्या कहेंगे, द्वितीय श्रेणी का उच्चावच नाम दे देंगे। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ऐसे जैसे छोटे छोटे खंड नदियों, जैसे अब महासागर को आप प्रथम श्रेणी कहें तो नदी को क्या कहेंगे, आप द्वितीय श्रेणी का उच्चावच कर देंगे, जल भाग का, ठीक है, जल क्षेत्र का। तो ये पॉइंट्स आते हैं ना। तो अब जैसे यहाँ पे क्या है कि उच्चावच में पर्वतीय क्षेत्र हो गया, पहाड़ियां हो गया, मैदानी क्षेत्र हो गया, पठारी क्षेत्र हो गया। तो भारत की अगर हम बात करें, पर्टिकुलर भारत देश की अगर हम बात करें, क्योंकि हम भारत को पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें पूछा जा सकता है कि भारत में इन निम्न जो चार उच्चावच आप देख रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा विस्तार किसका है, यानी सबसे अधिक क्षेत्र पर किसका विस्तार है। तो मैदानी भाग का सबसे अधिक क्षेत्र पर विस्तार है, लगभग 43% क्षेत्र पर क्या है, मैदान है। अप्रॉक्सीमेट 43% एरिया, भारत का जो टोटल एरिया है, ठीक है, उसके लगभग 43% क्षेत्र पर किसका विस्तार है, मैदान का विस्तार है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आता है, पठार आता है। पठारी क्षेत्र अप्रॉक्सीमेट लगभग 28%, 27.7 कुछ ऐसे है, अप्रॉक्सीमेट आप 28% कह सकते हैं, लगभग 28% क्षेत्र पर क्या है, पठार है। समझ में आ रहा है ना, लगभग 28% क्षेत्र पर पठार है। समझ में आ रहा है ना। पठार को यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, कितने परसेंट क्षेत्र पर पठार है, लगभग 28% क्षेत्र पर पठारी क्षेत्र आता है, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आती हैं पहाड़ियां, है ना। तो पहाड़ियों का विस्तार जो है लगभग 19% या 18.5% क्षेत्र पर जो है पहाड़ियों का विस्तार है, ठीक है। और
लगभग 11% क्षेत्र पर, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र है, बड़ी मतलब ऊंची पहाड़ियां हैं, ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट 10.6% एरिया है, ठीक है। तो इस तरीके से लगभग जो टोटल 100% एरिया है उसमें आप अगर देखेंगे तो ये चीजें आपको मिलने यहाँ पे मिल रही है। ये जो 28% मतलब मैंने यहाँ पे बताया, ये 27.7, ठीक है, मैदानी भाग 43.2, 7 10.6, 18.5, मतलब इस तरीके से हो गए, और कुछ छोटे छोटे उच्चावच हो गए, है ना। तो इस तरीके से भारत में जो है उच्चावच का विस्तार है। तो हम कह सकते हैं कि भारत के जो टोटल क्षेत्रफल है उसमें सबसे बड़ा विस्तार किसका है, प्रश्न पूछा गया है तो मैदान का, मैदानी भाग का विस्तार सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पे क्या है, पठार है, पठारी क्षेत्र है दूसरे नंबर पे, बात समझ में आ रहा है ना। तीसरे नंबर पे पहाड़ियां हैं, जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, है कि नहीं, पश्चिमी घाट की, पूर्वी घाट की, मध्य भारत की, पूर्वोत्तर भारत की छोटी छोटी जो पहाड़ियां हैं, है ना, उसमें उनका विस्तार है। और उसके बाद पर्वतीय क्षेत्र, मतलब जो ये आपका आ रहा है हिमालय का जो रेंज आ रहा है, ठीक है, हिमालय का जो रेंज आ रहा है वो अप्रॉक्सीमेट 10.6, मतलब जो ऊंची पहाड़ियां हैं उनका विस्तार कितने परसेंट क्षेत्र पर है, 10.6, अप्रॉक्सीमेट 11% एरिया पर उसका विस्तार है, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आई। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा हम मैप में इन चीजों को समझते हैं, ठीक, आइए देखते हैं। अब अगर हम यहाँ पे जैसे एक एक करके देखें भू आकृति खंड में, तो पहले बताया गया उत्तर तथा उत्तर पूर्व की पर्वतमाला, उत्तर तथा उत्तर पूर्व की पर्वतमाला, ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं, मिटा दे रहे हैं। उत्तर तथा उत्तर पूर्व की पर्वतमाला की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमें देखिए पहले एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी समझना है कि कैसे हम इसको कंप्लीट करते हैं, कैसे हम इसको समझेंगे कि हमारे लिए बहुत आसान हो जाए, है कि नहीं। पर्वतों को अगर हमें समझना है, ठीक है, हमें पर्वत का अगर कॉन्सेप्ट पढ़ना है या पर्वत श्रेणी हमें पढ़ना है, ठीक है, पर्वतमाला का कॉन्सेप्ट समझना है, तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं, बांट करके अगर हम इसको पढ़ें तो एक तो जैसे आपका क्या होगा, हिमालय पर्वत श्रेणी हो गई, है कि नहीं। पर्वत श्रेणी में एक हम पढ़ेंगे हिमालय पर्वत श्रेणी, हिमालय पर्वत श्रेणी ये कहाँ पे आ रही है, ये है उत्तर की पर्वत श्रेणी है, हिमालय पर्वत श्रेणी उत्तर की पर्वत श्रेणी है कि नहीं। यानी कि इनका विस्तार जो आपको देखने के लिए मिलेगा का ये एरिया है, ये, ठीक है, समझ में आ रहा ना। इसका विस्तार इस तरीके से, ये है हिमालय पर्वत का क्षेत्र, है कि नहीं, ये क्या है, हिमालय पर्वत का क्षेत्र है, हिमालय, समझ में आ रहा ना। जम्मू कश्मीर से लेकर के कहां तक इसका विस्तार है, अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय का मूलतः लग कितने किलोमीटर इसका विस्तार है, 2500। हिमालय का जो विस्तार है वो J&K से यानी जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक है, कितना है, 2500 किलोमीटर है। तो ये उत्तर की पर्वतमाला हो गई, ये क्या हो गई, उत्तर की पर्वतमाला, हिमालय पर्वत श्रेणी। ये आप इसको नोटिस करेंगे, इसमें हम अलग अलग चीजें पढ़ेंगे। अभी हम कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं कि क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए हमें पढ़ने का, है कि नहीं। उत्तर की पर्वतमाला में हिमालय पर्वत श्रेणी हो गई, है कि नहीं। अब हिमालय का ही पूरब और दक्षिण पूरब में विस्तार है, हिमालय का ही जो है पूरब और दक्षिण पूरब में जो भारत में विस्तार है उसमें कई छोटी पहाड़ियां आती हैं, है कि नहीं। छोटी पहाड़ियों में आप यहां से चलते हैं, ठीक है, तो पटकोई बूम से लेकर के अराकानियोमा, म्यांमार में उसे अराकानियोमा के नाम से जाना जाता है, हिमालय का दक्षिणतम विस्तार, ठीक है। तो पटकोई बूम हो गया, नागा हिल्स हो गई, मणिपुर पहाड़ी हो गई, मिजो पहाड़ी हो गई, फिर अराकानियोमा हो गया। बात क्लियर हो रही है। तो ये हिमालय का ही विस्तार है, वो उसे हम क्या कहेंगे, दक्षिण पूर्व, सॉरी उत्तर पूर्व, है ना, उसको हम क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व की पर्वतमाला कहेंगे, समझ में आ रहा ना। उत्तर की पर्वतमाला ये हो गई, इधर जो पर्वत श्रेणियां उसे उत्तर पूर्व की पर्वतमाला कहेंगे। इसी में अरुणाचल की कई पहाड़ियां हैं, छोटी छोटी ठीक है, अरुणाचल में वहां पे डाफला उफला पहाड़ियां हैं, ये सब पहाड़ियां हैं, है ना। उसके बाद इधर भी मिकिर रेगमा इधर पहाड़ियां हैं,
ठीक है। तो कई पहाड़ियां वहाँ छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, उनको हम उत्तर पूर्व में नोटिस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे ये तो पहला पॉइंट हो गया, इन दोनों को मिलाकर के एक पॉइंट बताया गया, उत्तर तथा उत्तर पूर्व की पर्वत माला। बातें क्लियर हो रही हैं। थोड़ा सा इसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं, है कि नहीं, कि कैसे इसको हमें पढ़ना। तो आइए, अगर हम हिमालय पर्वत श्रेणी का करें तो हिमालय को मूलतः हिमालय के उत्तर से जो है, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को जो है 4 प्रमुख जो है समानांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा गया। कितने? 4 प्रमुख। उत्तर की पर्वत श्रेणी को, उत्तर की पर्वत श्रेणी को 4 प्रमुख, ठीक है, समानांतर श्रेणियों में बांटा गया। 4 प्रमुख समानांतर श्रेणियों में बांटा गया। उन चारों का नाम पहले हमें याद रखना। चारों का नाम क्या है? पहला आपका है ट्रांस हिमालय, ठीक है। दूसरा आपका क्या है? महान हिमालय। पहला ट्रांस हिमालय हो गया, दूसरा महान हिमालय हो गया, तीसरा लघु या मध्य हिमालय, और चौथा आपका यहाँ पे क्या मिल रहा है? शिवालिक या नवीन हिमालय, ठीक है। शिवालिक या नवीन हिमालय, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, शिवालिक या नवीन हिमालय। बातें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे कि ये जो भी हिमालय की सीरीज है, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक या मध्य हिमालय, मैंने बताया कि टोटल विस्तार कितना है? 2500 किलोमीटर, है कि नहीं। तो चलिए, ये महान हिमालय की बात हो रही है। तो जो ये सीरीज है ट्रांस, महान, लघु, मध्य, शिवालिक, ये जो भी है कि नहीं, इनको भी अलग अलग श्रेणियों में क्या किया गया है? बांटा गया है। इनको भी अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। समझ में आ रहा ना? ठीक है। जैसे कि अब यहाँ ट्रांस हिमालय की अगर हम बात करेंगे तो ट्रांस हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियां हैं, जिसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, लद्दाख है, जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर, उत्तर से दक्षिण इनका विस्तार है कि नहीं। इसी क्रम में फिर हम आगे बढ़ेंगे तो महान हिमालय आ जाएगा, फिर लघु या मध्य हिमालय में पीर पंजाल और धौलाधर, ठीक है। उसके बाद शिवालिक और नवीन हिमालय, यानी शिवालिक की रेंज आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, ये तो हो गया बेसिक इनका कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे एक बात, सब कुछ शुरू करने से पहले, है ना, सब कुछ ये जो भी क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं, इस सब को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा जो है हिमालय की जो उत्पत्ति है, इनके प्रिंसिपल की तरफ थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि कैसे हिमालय की उत्पत्ति हुई, या वर्तमान में जहां आज हिमालय पर्वत है यहाँ पर पहले क्या रहा होगा, ठीक है। या शुरू से ही हिमालय पर्वत का विस्तार है, यानी जब पृथ्वी की संरचना हुई या पृथ्वी का, यानी कि जैसे जब महाद्वीपों का विस्तार हुआ या महाद्वीप बना, उसी समय हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हो गई। थोड़ा सा उस कॉन्सेप्ट पे आते हैं, वहां से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, है कि नहीं। तो आइए इस बात पे हम चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे तथ्य यहाँ से जुड़े हुए हैं, तो उसको क्लियर कर लिया जाए, ठीक है। तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति से संबंधित 2 इंपॉर्टेंट जो है सिद्धांत हैं, उसको हमें समझना है। जैसे पहला सिद्धांत है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित, हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है, उसमें पहला है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, ठीक है, सिद्धांत। और दूसरा आपका है हैरी हैंस का प्लेट विवर्तनिक, हैरी हैंस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, है कि नहीं।
कोबर का भूसन्नति सिद्धांत और दूसरा है हैरी हेंस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, है कि नहीं। अब आइए इन दोनों सिद्धांतों को पहले हम थोड़ा सा इंट्रो कर लेते हैं। हालांकि फिजिकल ज्योग्राफी का टर्म है, लेकिन थोड़ा सा जानने के बाद ही हम चीजों को अगर पढ़ेंगे तो थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा। तो चलिए फटाफट करते हैं इसको। नाम तो आप नोटिस कर लिए फट से। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये दोनों हैं क्या, कैसे क्या हुआ, है कि नहीं। तो जानकारी के लिए आपको बता रहे हैं, समझिए कि बहुत समय पहले आप मानचित्र में देखते होंगे, एटलस कभी आपने देखा होगा तो आप वहां पे देखे होंगे कि बहुत समय पहले जो पृथ्वी थी, है ना, अगर एज्यूम करें कि कुछ इस तरीके से, तो पृथ्वी में जितने भी कॉन्टिनेंटल और ओशियन हैं, जितने भी महाद्वीप और सागर यानी महासागर हैं, है कि नहीं, महाद्वीप और महासागर, उनका कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से था। कैसे कि समस्त भूभाग का एक रूप था जिसे हम क्या कहते थे, एक भूखंड ऐसा था जिसे हम कहते थे पैंजिया। क्या नाम देते थे, पैंजिया। और इसके चारों तरफ ये जो पैंजिया था ये किससे घिरा हुआ था, ये जल से घिरा हुआ था। तो इस जलीय क्षेत्र को हम क्या कहते थे, पैंथालाशा। इस जलीय क्षेत्र को क्या कहते थे, पैंथालाशा कहा जाता था, है कि नहीं। फिर हुआ क्या, हुआ यूं कि पैंजिया यानी भौगोलिक हलचल हुई, भूगर्भिक हलचल हुई, है ना, भूगर्भिक हलचल। जैसा कि हम एक एग्जांपल कर सकते हैं कि भूगर्भिक हलचल ही होती है तो हमें भूकंप का अनुभव होता है कि नहीं। चट्टाने, प्लेटें, ये सब क्या है, जो संरचना का निर्माण हुआ है, आंतरिक संरचना का निर्माण वो प्लेट दर प्लेट का हुआ है कि नहीं। तो जब प्लेटें या तो प्लेटें अगर एक दूसरे की तरफ आएंगी या एक दूसरे से दूर जाएंगी तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से क्या करती हैं, टकराती हैं, ठीक है। और टकराने पे जो है अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं ना, ठीक है। तो वही जो कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, वही तो हमें भूकंप के रूप में तो हम जब पढ़ेंगे उसको तो वहां पे उसको डिटेल करेंगे। फिलहाल वही कॉन्सेप्ट समझिए कि क्या हुआ कि भूगर्भिक हलचल हुई तो ये पैंजिया का भाग जो है, हम ऐसा एज्यूम करें कि ये पैंजिया जो है बीच से क्या हो गया, दब गया। तो अगर ये मान लो बीच से इसका भाग जो है मतलब कि भूस्खलन कॉन्सेप्ट कर सकते हैं कि दबा, तो अगर ये दबेगा पैंजिया तो मान लो कुछ इस तरीके से हो गया, यानी दो पार्ट में डिवाइड हो गया, हम कह सकते हैं ऐसा। अब जब ये दो पार्ट में ऐसे दब गया यानी कि ये पोर्शन क्या हो गया, सामान्य सतह से नीचे चला गया। तो सामान्य सतह से नीचे चला गया तो ये जो जल था इस सतह में आकर के क्या हो गया, जमा हो गया। इस भाई चूंकि चारों तरफ जल था, अभी भी आप एज्यूम करिए कि कहीं भी चारों तरफ जल है, बीच में स्थल है, स्थल को थोड़ा सा वहां से माटी जैसे हटाते हैं तो उस स्थान को कवर करने के लिए जल जल्दी से आ जाता है, जल उस स्थान को क्या करता है, कवर कर लेता है। वही चीजें यहां भी हुई कि इस स्थान को कवर कर लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक भाग उत्तर की तरफ हो गया और दूसरा भाग दक्षिण की तरफ हो गया, ठीक है। उत्तर की तरफ जो भाग हुआ उसे नाम दिया गया अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, समझ में आ रहा है ना। और दक्षिण का जो भाग हुआ उसे क्या नाम दिया गया, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, समझ में आ रहा है ना। ठीक, फिर क्या हुआ थोड़ा सा देख लीजिए। फिर क्या हुआ कि हजारों वर्षों पश्चात या लाखों वर्षों पश्चात फिर भौगोलिक हलचल हुई, ठीक है। अंगारा लैंड भी कई पार्ट में ऐसे दब गया जिससे उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी एशिया का विकास हुआ, समझ में आ रहा है ना, ठीक। और गोंडवाना लैंड दबा तो क्या हुआ, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिणी एशिया का विकास हुआ। तो भारत किस एशिया का भाग है, दक्षिण एशिया का। मैंने इंट्रो में बताया था कि भारत जो है, भारत दक्षिण एशिया का पार्ट है, भारत दक्षिण एशिया का भाग है, ठीक है, भारत दक्षिण एशिया का भाग है, ठीक है। तो गोंडवाना लैंड में जब हलचल हुई तो दक्षिण अमेरिका, ठीक है, अफ्रीका और दक्षिण एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, अरे मतलब इसका विकास हो गया। और अंगारा लैंड में जब हलचल हुई तो उत्तर अमेरिका,
उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी एशिया का विकास हुआ, है कि नहीं, ऐसा हुआ। ठीक है, और इन्हीं के साथ साथ जो बीच में स्थान, दबा हुआ स्थान था, जब वहां पे जल जमा हुआ तो वही तो सागर और महासागर के रूप ले लिए। तो इस तरीके से कॉन्टिनेंटल एंड ओशियन का निर्माण हुआ, महाद्वीप और महासागर का निर्माण हुआ। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। भारत गोंडवाना लैंड का पार्ट है, और वो गोंडवाना लैंड के पार्ट में, ठीक है, भारत का कौन सा क्षेत्र आ रहा है, प्रायद्वीपीय भारत आया। कौन सा भारत आया, प्रायद्वीपीय भारत आया। समझ में आ रहा है ना, गोंडवाना लैंड, प्रायद्वीपीय भारत, ये किसका पार्ट हो गया, गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड का। अब आइए यहां पे समझिए कि अगर प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ, समझ में आ रहा है ना, अफ्रीका भी गोंडवाना लैंड का पार्ट है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत को कहा जाता है कि ये पठारी है। इसका मतलब है कि अफ्रीका भी क्या होगा, पठारी क्षेत्र हो गए। अफ्रीका में भी ज्यादातर क्षेत्र क्या होंगे, पठारी होंगे। फिलहाल हम अफ्रीका पढ़ेंगे तो वहां पे चीजों को क्लियर करें। अब हमें क्या समझना है आज यहाँ पे कि ये जो हमारा उत्तर भारत है, या जो हमें हिमालय की जो बात हो रही है कि हिमालय का क्षेत्र है, हम जनरली उत्तर पहाड़ियों को नोटिस कर रहे हैं। तो उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र यानी जो हिमालय है कि नहीं, तो इसका निर्माण कैसे हुआ। तो अब यहाँ पे आप समझिए कि जो ये टेथिस सागर था ना, जब पंजिया में दबा, हलचल हुई, पंजिया दबा, तो उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में जल का जमाव हो गया, उसे क्या नाम दे दिया गया, टेथिस सागर नाम दिया गया, है कि नहीं। तो कहा जाता है कि टेथिस सागर जहां था वहीं पर जो है किसका विकास हुआ, हिमालय पर्वत का विकास हुआ, है कि नहीं। और उसके संदर्भ में कहा गया कि टेथिस सागर, आप समझ लीजिए कि टेथिस सागर एक कहीं ना कहीं वो क्या, कुछ इस तरीके का सागरीय क्षेत्र, मतलब दबा हुआ क्षेत्र होगा, है कि नहीं। तो जो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है उसमें ये बताया गया कि, क्या बताया गया कि अब यहाँ पे क्या है, टेथिस सागर में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की जो नदियां, इन दोनों क्षेत्रों में जो नदियां प्रवाहित हो रही थी, वो नदियां चूंकि बीच में दबा हुआ क्षेत्र था, तो अपने जल को ले आकर के यहीं पे क्या करते, डिपोजिट करती थी, यानी गिराती थी। और जल के साथ साथ वो क्या, अवसाद को लेकर के आती थी। तो अब आप यहाँ पे एज्यूम करिए कि अगर मान लो दो अलग अलग दिशाओं से नदियां आ करके यहाँ पे क्या कर रही हैं, डिपॉजिट कर रही हैं, यानी अवशेष को जमा कर रही हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, दबाव की प्रक्रिया होगी, अवतलन की प्रक्रिया होगी। समझ में आ रहा ना। और जब दबाव होगा तो किनारे पे क्या हो जाएगा, दोनों किनारों पे उभार हो जाएगा, है ना। एग्जाम्पल आप ले लीजिए, गीली मिट्टी को लीजिए, किसको, गीली मिट्टी, है ना। और गीली मिट्टी को बीच से थपथपाइए तो दोनों किनारों पे क्या हो जाता है, उभार हो जाता है कि नहीं। तो वही यहाँ पे हुआ कि लगातार अवशेष जमा होते गए, लगातार अवशेष जमा होते गए, अवतलन की प्रक्रिया हुई, यानी कि दबाव हुआ, दबाव के कॉन्सेप्ट में दोनों किनारों पे उभार हो गया। समझ में आ रहा है ना। और अगर हम इसको नॉर्थ, यानी अंगारा लैंड तो नॉर्थ में था, गोंडवाना लैंड क्या था, साउथ में था, अगर इसको नॉर्थ और इसको साउथ एज्यूम करें तो उत्तर में क्या हुआ, क्युनलुन पर्वत, और दक्षिण में हिमालय पर्वत का विस्तार हो गया। और बीच में क्या हुआ, ये जो बीच का क्षेत्र हुआ इसे हम कह दिए क्या, तिब्बत का पठार। तिब्बत के पठार के उत्तर में क्या है, क्युनलुन पर्वत है, श्रेणी जो चाने में जिसका विस्तार है। और तिब्बत के पठार के दक्षिण में क्या है, हिमालय पर्वत का विस्तार। और तिब्बत का पठार एक समतल प्लेन है, वो भी सामान्य क्या है, सामान्य प्लेन से, यानी मैदान से क्या है, ऊंचा उठा हुआ पठार है। तो पठार एक ऐसा जो है स्थलाकृति होती है, ऐसा उच्चावच होता है जिसकी ऊंचाई मैदानी भाग से अधिक होती है, लेकिन पर्वतों से क्या होती है, कम होती है। समझ में आ रहा है ना, पर्वतों से कम होती है, ठीक है, उसकी ऊंचाई पर्वतों से कम होती है लेकिन मैदान से अधिक होती है। इसको क्या कहा जाता है, पठार कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो ये था कोबर का भूसन्नति, कोबर ने ऐसा बताया, ठीक है। इसी तरीके से हैरी हैस का भी है, हैरी हैस का समुद्र नितल प्रसरण सिद्धांत ये कहता है कि वहां क्या हुआ, प्रसरण हुआ। प्रसरण का मतलब हुआ कि लगातार जो है दबाव के कारण, यानी कि चट्टानों के खिसकने से जो है चट्टानें आगे बढ़ी
और टक्कर हुआ, टक्कर के कारण मोड़ हुआ, और वो मोड़ के कारण जो है क्या हो गए, जगह जगह जैसे दो अलग अलग प्लेटें थी टकराई, ठीक है, दो प्लेटें अलग अलग टकराई तो एक प्लेट में ऐसे ऐसे मोड़ पड़ गए, और वही मोड़ क्या हो गए, हिमालय का रूप ले लिए, हिमालय पर्वत के नाम से जाने जाते हैं। इस हेरी हैंस के समुद्र प्रसरण सिद्धांत के आधार पे ही कहा जाता है कि आज भी हिमालय का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है, यानी हिमालय की जो नवीनतम श्रेणी है उसकी चोटियों का विस्तार हो रहा है, यानी उसकी ऊंचाइयां, चोटियों की ऊंचाई क्या हो रही है, बड़ी हो रही है, बढ़ रही है। समझ में आ रहा है ना। तो ये तो मूलतः थे पर्वतों की उत्पत्ति के संबंधित दो सिद्धांत थे, ठीक है। हालांकि फिजिकल कॉन्सेप्ट इसको डिटेल जब हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पे कर लिया जाएगा, थोड़ा इंट्रो करना था इसलिए मैंने इसको आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बन गए, जैसे कि कहता है कि भारत या प्रायद्वीपीय भारत किसका भाग है, तो आपका जवाब होगा गोंडवाना लैंड का। पूछेगा हिमालय पर्वत का जो विकास कहाँ किस क्षेत्र में हुआ प्राचीन काल में, वहाँ पे क्या था बहुत समय पहले, तो आप जवाब कहेंगे कि वहाँ पे तैतीस सागर था, तैतीस सागर वाले क्षेत्र में जो है किसका विकास हुआ, हिमालय का विकास हो गया। बातें समझ में आ रही हैं, ठीक। और मैंने हिमालय के संदर्भ में ये समझ पढ़ लिया, हिमालय की चार समानांतर श्रेणी है, जिसमें ट्रांस हिमालय है, और कौन सा है, महान हिमालय है, लघु या मध्य हिमालय है, और शिवालिक या नवीन हिमालय है, ठीक है। ये चीजें यहाँ तक समझ में आ गई, ठीक। उत्तर से दक्षिण, सॉरी, हिमालय का जो विस्तार है, अब आइए कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे हम पहले समझ लेते हैं इंट्रो वाले कॉन्सेप्ट में, ठीक है, कि हिमालय का जो पश्चिम से पूरब विस्तार है, पश्चिम से पूरब वो बताया गया कि कितना है, 2500 किलोमीटर। हिमालय का पश्चिम से पूरब जो विस्तार है अप्रॉक्सीमेट कितना है, 2500 किलोमीटर है कि नहीं। अच्छा, दूसरी खास बात यहाँ पे हिमालय की ये है, ठीक है, कि हिमालय पश्चिम में क्या है, पश्चिम में इसकी चौड़ाई अधिक है, पश्चिम में चौड़ा है, और पूरब में क्या हो गया है, सकरा हुआ है कि नहीं। अच्छा, एक चीज एक और आप ध्यान देंगे कि जब हम हिमालय की पीक्स को पढ़ेंगे, अब चूंकि हम लोग पर्वत पढ़ ही रहे हैं तो हम सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे यहाँ पे। जब हिमालय की पीक्स को पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि पूर्वी क्षेत्र में जब हम बढ़ते हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ते हैं, तो पर्वत चोटियों की ऊंचाई ऊंची मिलती चली जाती है, यानी वहाँ ऊंचाई ज्यादा है और पश्चिम में ऊंचाई कम है। तो कारण क्या है उसका, कि पश्चिम में जो है हिमालय का जो फैलाव है वो ज्यादा है कि नहीं, और पूरब में फैलाव क्या है, कम है कि नहीं। अब भाई सिंपल सी बात हो गई कि अगर आपको ज्यादा एरिया मिल रहा है और वहां पे आप कुछ भी डिपॉजिट करेंगे, तो ज्यादा एरिया में अगर आप डिपॉजिट करेंगे तो ऊंचाई कम मिलेगी, और कम एरिया में अगर आप डिपॉजिट कर रहे हैं अवशेष को तो छोटा क्षेत्र है तो ऊंचा हो जाएगा फट से। वही कॉन्सेप्ट है कि पूरब की तरफ जब इसका सकरा है तो ऊंचाई, चोटियां ऊंची हो गई है कि नहीं। तो ये हो गया, कुछ कॉन्सेप्ट हो गए। उसके बाद क्या है, अगर इसका टोटल मतलब आपको पूछ दिया जाए कि ये हिमालय का पश्चिम से पूरब मूलतः कौन दो प्रमुख पहाड़ियां हैं जहां तक महान हिमालय का विस्तार है, तो आप कहेंगे कि पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर के, कौन सा पर्वत है, नंगा पर्वत, ठीक है, नंगा पर्वत से लेकर के पूरब में कौन सा पर्वत है, नामचा बरवा, नामचा बरवा पर्वत तक इसका क्या है, विस्तार है। समझ में आ रहा ना। तो ये हो गया हमारा हिमालय का बेसिक इंट्रोडक्शन, है ना। मैंने आज की क्लास में भारत के भौतिक प्रदेश को इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया कि भारत के भौतिक प्रदेश क्या, कैसे उसका बंटवारा हुआ, जिसमें आपने पढ़ा कि भारत के भौतिक प्रदेश को मूलतः निम्न भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें उत्तर तथा उत्तर पूर्व की पर्वत श्रेणी है, ठीक है, उत्तर का विशाल मैदान है, ठीक है, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है, ठीक, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है, ठीक है, और तटीय मैदान है। यहाँ पे ये सब तटीय मैदान देखने के लिए आपको मिलेगा, ठीक है, तटीय मैदान हो गया, ये आपका पठारी क्षेत्र हो गया, यहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया, ये आपका पूरा मैदानी भाग हो गया, ये उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हो गया, और द्वीप समूह आपको बता दिया गया कि द्वीपीय क्षेत्र हो गए। ये हो गया आपके, ठीक है। इसके अलावा उच्चावच में मैं बता दिया कि मूलतः यहाँ पे क्या क्या हमें देखने के लिए मिल रहा है, मैदान मिल रहा है, पर्वत मिल रहे हैं, पहाड़ियां मिल रही हैं, और पठार मिल रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा क्षेत्र किसका है, मैदान का है, दूसरे नंबर पे पठार है, तीसरे नंबर पे पहाड़ियां हैं, और चौथे नंबर पे विस्तार में पर्वत श्रेणी है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने भारत के भौतिक प्रदेश का इंट्रो कर लिया। अब इसी क्रम में हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे, आगे अगला टॉपिक कल नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए, बाकी जो चीजें हैं नोट्स वगैरह आप इसको बना करके रखिए, ठीक।